नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्विज 17 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा। बाद में हम आपके मार्क्स देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे एक एक क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेस्पेक्ट टू द हिल्सा फिश समटाइम्स सीन इन न्यूज, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Question number 2. At the G20 summit, work progresses through broadly two channels, the finance track and Sherpa's track. Consider the following statements which are correct. Question number 3. Which of the following consensus or declarations can be related to the African Union? Question number 4. With respect to the Djibouti Code of Conduct, consider the following statements which are correct. Question number 5. Which of the following countries have signed the historic peace agreement Abraham Accord on September 15, 2020? Question number 6. World Ozone Day is celebrated on which date every year? Question number 7. With respect to the recently passed Salaries and Allowances of Ministers Amendment Bill 2020, which of the statements are correct? Question number 8. Which of the following agreements are not part of India-US Defense Technology and Trade Initiative (DTTI)? Question number 9. With respect to Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, which of the statements are correct? Question number 10. Jatayu Nature Park holds the distinction of having the world's largest bird sculpture, is situated in which Indian state? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। अब देखेंगे आप लोगों के मार्क्स क्या है और एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेस्पेक्ट टू द हिल्सा फिश समटाइम्स सीन इन न्यूज, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों हिल्सा फिश इसलिए न्यूज में आया हुआ है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 2012 में हिल्सा फिश जो बांग्लादेश से इंडिया एक्सपोर्ट होता था उसमें बैन लगा दिया था। उसकी बहुत सारे रीजंस के मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे अब दुर्गा पूजा होने वाला है वेस्ट बंगाल एरिया में, तो उस टाइम पे बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसेशन देता है, ओनली वो दुर्गा पूजा पीरियड के लिए एक्सपोर्ट का बैन थोड़ा सा निकाल देते हैं। ठीक है, अब 2019 में देखो, 2019 में दुर्गा पूजा के टाइम पे अराउंड 500 टन हिल्सा फिश इंपोर्ट किया था बांग्लादेश से इंडिया। अब हिल्सा फिश के बारे में, इट इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बांग्लादेश। एंडेमिक मतलब दोस्तों एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करने वाला। ठीक है, अगर एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बांग्लादेश बोलने से वो बांग्लादेश शोर एरिया में, बांग्लादेश ओशियन एरिया में आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो इस तरह की स्पीशीज को एंडेमिक बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करते हैं। इसको किंग ऑफ फिश बोलते हैं हिल्सा फिश को। ठीक है, हिल्सा फिश बांग्लादेश का नेशनल फिश है। IUCN स्टेटस, IUCN मतलब एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। वो तरह तरह की स्पीशीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को एक एक कैटेगरी में डालता है। ठीक है, तो ये थ्रेटन कैटेगरी में आता है। इसका मतलब इसकी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रहा है। अब बांग्लादेश इसका एक्सपोर्ट बैन क्यों लगा दिया था? पहला रीजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज। देखो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो डंप करते हैं नदियों में, तो उसकी वजह से बहुत सारे हिल्सा फिश जो है मर गए थे। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था, एक रीजन वो था। दूसरा जो ऑयल स्पिल है, ऑयल स्पिल आपको पता ही है, जो बोटों से, पुराने बोटों से जिसकी मेंटेनेंस ड्यू है, पुराने शिपों से जो ऑयल लीकेज होता है, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ था। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्लैंकटन वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड। प्लैंकटन क्या है दोस्तों? प्लैंकटन एक तैरते जीव है दोस्तों। ठीक है, जैसे नदियों, झीलों के पानी में तैरते मिलते हैं, तो ये कुछ फिशेस जो है ये इसको खाते भी है, तो इसका भी जो अमाउंट है वो कम हो गया था प्लैंकटन का। और 4 मिलियन फिशरमैन इन्वॉल्व इन हिल्सा फिशिंग अलोन। करीब 4 मिलियन फिशरमैन जो है केवल हिल्सा फिशिंग करते हैं। ये भी एक रीजन था पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का। और 2012 में जो बैन लगा दिया था उसके बाद स्मगलिंग भी होने लगा। ठीक है, और बांग्लादेश हैज ए शेयर ऑफ 75% ऑफ वर्ल्ड हिल्सा फिश प्रोडक्शन। टोटल हिल्सा फिश पॉपुलेशन में 75% आपको बांग्लादेश शोर में मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट भी था ये। तो इस तरह हमारे स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है दोस्तों, राइट? एट द G20 समिट, वर्क प्रोग्रेसेस थ्रू ब्रॉडली 2 चैनल्स, द फिनेंस ट्रैक एंड द शेरपास ट्रैक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, neither 1 nor 2.
दोस्तों सितंबर 16 2020 में एक करंट न्यूज है, G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीट वाज हेल्ड वर्चुअली. इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर. ठीक है. दिस मीटिंग वाज हेल्ड एज ए पार्ट ऑफ शेरपा ट्रैक फॉर द G20 लीडर्स समिट 2020. G20 लीडर्स समिट 2020 होने वाला है शॉर्टली दोस्तों. कहां होने वाला है? सऊदी अरेबिया में. ये आपको मैं पहले भी एक एपिसोड में बताया था. अब दोस्तों कोई भी इंटरनेशनल समिट होता है, अब G20 समिट का ही बात कर लो. आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े लीडर्स पहुंचते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और सीधा एग्रीमेंट साइन करते हैं. तो दोस्तों कभी सोचा है एग्रीमेंट ऐसे थोड़ी साइन होता है? एग्रीमेंट वगैरह साइन या पॉलिसीज वगैरह साइन होने से पहले उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस होता है, डिटेल्ड ब्रीफिंग्स होता है, सब कुछ होता है. तो ये सब करता है इन फील्डों में जो एक्सपर्ट्स हैं. ठीक है. तो इसी को शर्पा ट्रैक, फिनेंस ट्रैक वगैरह बोलते हैं. अब ये जो इंटरनेशनल लीडर्स का मीटिंग से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक मीटिंग करते हैं, इसको आप शर्पा ट्रैक बोल सकते हो, फिनेंस ट्रैक बोल सकते हो. अब शर्पा ट्रैक में क्या क्या है? इट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एंड पॉलिसी एनालिसिस बाय वर्किंग ग्रुप्स कंप्रेसिंग ऑफिशियल फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. टेक्निकल एंड पॉलिसी एनालिसिस करते हैं. अब इसमें क्या क्या है देखो, एग्रीकल्चर, फाइटिंग करप्शन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ये सब इश्यूज जो है शर्पा ट्रैक में डिस्कस होता है. ठीक है. अब फिनेंस ट्रैक क्या है? फिनेंस ट्रैक इज कंपोज्ड ऑफ ऑल फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ G20 members who also meet regularly during the year to analyze global economic problems. जितने भी फिनेंस रिलेटेड है, ठीक है, ये पूरे फिनेंस मिनिस्टर एक एक मेंबर कंट्रीज का मीटिंग करते हैं. तो आप लोग देखे होंगे G20 समिट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंचते हैं, जो टॉप लीडर्स हैं. अब फिनेंस मिनिस्टर फिनेंशियल इश्यूज में एक्सपर्ट्स होंगे फिनेंस मिनिस्टर्स, और उनके साथ जो एक्सपर्ट्स होंगे, तो फिनेंस ट्रैक वो हैंडल करते हैं, शर्पा ट्रैक जो है और दूसरे एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं. तो जो इंटरनेशनल समिट्स होने से पहले, ठीक है, ऐसे प्रेडिसेसर मीटिंग्स जो होते हैं इसको शर्पा ट्रैक और फिनेंस ट्रैक बोलते हैं. राइट दोस्तों. तो हमारे क्वेश्चन क्या था? फिनेंस ट्रैक इन्वॉल्व्स टेक्निकल एंड पॉलिसी. ये मैंने दोनों उल्टा लिखा था. ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. राइट. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following consensus declarations can be related to the African Union? Answer is option D, 1 and 2 only. एजुल्विनी कॉन्सेंसस एंड सिरते डिक्लेरेशन. वैसे दोस्तों मैं चारों के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा. पहले देखते हैं न्यूज़ क्या आया था. सितंबर 16, 2020 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपना श्री जयशंकर जी IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स मीट चेयर किया था. IBSA क्या है दोस्तों? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका. ध्यान रखना. अब इसमें एजुल्विनी कॉन्सेंसस, सिरते डिक्लेरेशन, ये सब के बारे में भी बात हुआ था. अब देखते हैं एजुल्विनी कॉन्सेंसस क्या है. दोस्तों इट इज ए पोजिशन ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एग्रीड बाय अफ्रीकन यूनियन. ठीक है. तो अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड हो गया ये. द कॉन्सेंसस कॉल्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल वेयर अफ्रीका शैल बी रिप्रेजेंटेड जस्ट लाइक अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है. ये कॉन्सेंसस कॉल क्या करते हैं? अफ्रीका को भी अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्सेंसस लिया था, एक कॉल दिया था. ठीक है. एक कॉन्सेंसस में एजुल्विनी नाम क्यों था? क्योंकि स्विट्जरलैंड के एक वाली है, उधर ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ था. ठीक है. अब सिरते डिक्लेरेशन एजुल्विनी कॉन्सेंसस के बाद हुआ था. इट वाज अडॉप्टेड बाय अफ्रीकन यूनियन. इसमें क्या बोला था देखो, द सिरते डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड द 4th सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी. ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है ये आप अर्स्टवाइल अफ्रीकन यूनियन भी बोल सकते हो. ठीक है. अब इसमें क्या था? टू एस्टैब्लिश अफ्रीकन यूनियन एस्टैब्लिश करने का बात हुआ था, और स्पीड अप इंप्लीमेंटेशन ऑफ अबूजा ट्रीटी. अब अबूजा ट्रीटी क्या है? अबूजा ट्रीटी कुछ नहीं दोस्तों, ये 91 में हुआ था. एस्टैब्लिशिंग द अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए अबूजा ट्रीटी साइन हुआ था. टू क्रिएट अफ्रीकन कोर्ट ऑफ जस्टिस, अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट. ये जो अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये अबूजा ट्रीटी से रिलेटेड है. राइट. अब ये सब के लिए सिरते डिक्लेरेशन साइन हुआ था. अब एक साउथ कोऑपरेशन है दोस्तों. साउथ कोऑपरेशन हमारा जो स्टेटमेंट 3 है, ये क्या है? इट इज अ टर्म हिस्टोरिकली यूज बाय पॉलिसी मेकर्स एंड एकेडमिक्स टू डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज. जो ग्लोबल साउथ है, हमारे ग्लोब में जो साउथ में आता है, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज का एक कोऑपरेशन है साउथ कोऑपरेशन. इतना आप ध्यान रखना. अब बॉन्ड एग्रीमेंट के बारे में मैं पहले भी बताया हूं आपको, जो
स्टेट ऑफ अफगानिस्तान क्रिएट हुआ था यूएस इन्वेशन के बाद, तब साइन हुआ था बॉन एग्रीमेंट, राइट। सो हमारा आंसर हमें मिल गया एजुलविनी कॉन्सेशन, सिरते डिक्लेरेशन 1 and 2 ओनली, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेस्पेक्ट टू द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। इसका मतलब है स्टेटमेंट 2, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन डीसीओसी, गलत है दोस्तों न्यूज से आया था ऑन सितंबर 16, 2020 इंडिया जॉइन जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर। तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये क्या है पहले समझना पड़ेगा। इट इज अ रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसी के थ्रू एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसमें कौन कौन सा कंट्रीज है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब ओशन से रिलेटेड है। अब देखो 19 मेंबर स्टेट्स है, कहाँ कहाँ के, गल्फ ऑफ एडन का, रेड सी का, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंडियन ओशन रीजन। इंडिया रिसेंटली बिकेम एन ऑब्जर्वर, इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अदर ऑब्जर्वर्स ऑफ ग्रुपिंग आर नॉर्वे, जापान, यूके, यूएस। द मेंबर कंट्रीज ऑफ डीसीओसी इसमें लिखा हो, पढ़ लेना पोस्ट करके। द रिवेस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज कॉल्ड जद्दा एग्रीमेंट। जद्दा एग्रीमेंट भी, जद्दा कहाँ पे दोस्तों, सऊदी अरेबिया में। तो जद्दा एग्रीमेंट ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया गया था, इसको जद्दा एग्रीमेंट बोलते हैं। अंडर द एग्रीमेंट क्या हुआ था, कंट्रीज एग्री टू वर्क टुगेदर टू बिल्ड नेशनल एंड रीजनल कैपेसिटी टू एड्रेस मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज टू एनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अपने नेशनल एंड रीजनल कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज जितने भी होते हैं, जो पायरेट्स इशू है और भी सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं मैरीटाइम, तो वो सबको हैंडल करने के लिए जद्दा एग्रीमेंट साइन किया था, राइट। Question number 5. Which of the following countries have signed the historic peace agreement Abraham Accord on September 15, 2020? Answer is option A, UAE, Bahrain and Israel. दोस्तों इस चीज़ के बारे में हर्षित सर ने भी कवर किया था करंट अफेयर्स में। वैसे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, जो यूएई और इसराइल के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो डील साइन हुआ था, इसको अब्राहम अकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। On September 15, 2020, US President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and foreign ministers of Bahrain and UAE signed the historic peace agreement, Abraham Accord. It is the first peace deal between Israel and Arabs in 26 years. In 26 years क्यों बोलते हैं? पहले इजिप्ट ने और जॉर्डन ने भी अरब कंट्री के साथ ऐसा डील साइन किया है, ठीक है। According to the deal, UAE and Bahrain will exchange ambassadors with Israel and will work together in range of sectors such as trade, tourism, healthcare and security. Right? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ये डील के बारे में। एम्बेसडर्स एक्सचेंज करेंगे, एम्बेसडर्स भेजेंगे अपना दोनों आपस में, एंड विल वर्क टुगेदर इन रेंज ऑफ सेक्टर्स, ट्रेड में, टूरिज्म में, हेल्थ केयर में, सिक्योरिटी में, सब एक साथ काम करेंगे। Amongst the Arab countries, Bahrain and UAE have fought wars with Israel, unlike Egypt and Jordan. इसलिए बोला है इजिप्ट एंड जॉर्डन ने भी ऐसे पीस डील साइन किया है। बहरीन एंड यूएई ये इसराइल के साथ ऑलरेडी वार भी फाइट किया है, ठीक है। इजिप्ट वाज द फर्स्ट अरब कंट्री टू साइन पीस डील विद इसराइल 1979। 94 में जॉर्डन ने किया, किसके ब्रोकरेज में, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे तब। अब डोनाल्ड ट्रंप ब्रोकरिंग कर रहा है, तो अब पहले बिल क्लिंटन किए थे, ठीक है। यूएई एंड बहरीन आर द थर्ड एंड फोर्थ कंट्रीज टू एस्टैब्लिश कंप्लीट रिलेशंस विद इसराइल। तो इसराइल के साथ अभी कौन कौन हो गया डील, 79 में इसराइल, 94 में जॉर्डन, अब यूएई, फिर बहरीन, 4 हो गया, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट क्या है दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल एंड बहरीन साइन द सेपरेट एग्रीमेंट्स कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट। जो इसराइल एंड बहरीन ने सेपरेट एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, इसको नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट सुनने से आपको याद आना चाहिए, ये इसराइल एंड बहरीन के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। आंसर इज सितंबर 16, कल था दोस्तों। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ओजोन लेयर क्या है दोस्तों, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेस आते हैं उसको रोकते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में कुछ होल्स आए थे, ये न्यूज़ में आया था। इससे क्या होता है, ज़्यादा रेस पहुंचेगा, ज़्यादा हीट होगा और हमारा जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के भी वजह से भी होता है, वैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन से भी ऐसा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ओजोन लेयर को संभालना, जैसे है वैसे रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1994. द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड September 16 as द वर्ल्ड ओजोन डे टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल में जो साइन हुआ था एक प्रोटोकॉल 1987 में. द प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस यूसेज ऑफ सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर. देखो, हमें पता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों होता है. हमने पढ़ा था स्कूल में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करके कंपाउंड है, वो मैक्सिमम यूज होता है फ्लोरोकार्बन्स जो है रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में वगैरह. ठीक है, तो जो कूलिंग एजेंट है, तो बेसिकली जब फ्रिज एंड एसी से यूज होता है तो हमारे वर्ल्ड में रेफ्रिजरेटर्स हर घर में मिलेगा, एसी तो बहुत ज़्यादा है. तो ये सबसे जो फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो निकलते हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. ठीक है, तो इसकी एमिशन कम करने के लिए सारे कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था. इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज फ्रेम्ड एट द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. दिस ईयर 2020 मार्क्स द 35 years ऑफ वियना कन्वेंशन. जो वियना कन्वेंशन में हुआ था. टिल डेट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द ओनली यूएन ट्रीटी दैट हैज बीन रैटिफाइड बाय एवरी कंट्री ऑन द अर्थ. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे कंट्री, हमारे जो धरती में जितने भी कंट्रीज है, सारे के सारे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया है. राइट. दिस ईयर डे इज सेलिब्रेटेड विद द फॉलोइंग थीम. थीम क्या है? थीम भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है. ओजोन फॉर लाइफ, 35 years ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. अब इसकी प्रोग्रेस देखते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज ग्रेटली हेल्प्ड टू हील द ओजोन लेयर. राइट. ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू प्री 1980 वैल्यूज में मिड सेंचुरी तक. ठीक है, मतलब 2050 तक ये जो पुराने इनका जो कंडीशन था उसमें आने की संभावना है. द किगाली अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन 2019 इन सपोर्ट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. किगाली एग्रीमेंट वर्क्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस गैसेस. अब किगाली एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? किगाली एग्रीमेंट भी इससे ही रिलेटेड है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशंस कम करने के लिए कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, इसको बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट. ठीक है, इसे के वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कहां से निकलते हैं मैंने आपको बता दिया, रेफ्रिजरेंट से, एयर कंडीशन से. ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस तो बताने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की सबसे मेन वजह ग्रीन हाउस गैसेस है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत सारे हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. With respect to the recently passed salaries and allowances of Ministers Amendment Bill 2020, which of these statements are correct? Answer is option D, 1, 2 and 3. दोस्तों, लोकसभा मानसून सेशन अभी इन प्रोग्रेस है, तो इस तरह की क्वेश्चंस आएगा जरूर. ठीक है, लोकसभा रिसेंटली पास्ड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट बिल 2020. देखो, एक ऑर्डिनेंस पहले ही आया था कोविड-19 जब शुरू हुआ था कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अपना सैलरीज 30% रिड्यूस करेंगे. ठीक है, और जो समचुरी अलाउंस है, जो समचुरी अलाउंस मिल रहा था वो भी 30% रिड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑर्डिनेंस है, ये अभी एक्ट बन गया क्योंकि मानसून सेशन में पास हो गया. अब सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, ये 1954 का एक्ट था, इसको अमेंड किया अभी. दिस विल रिड्यूस देयर सैलरीज बाय 30%. ओके. सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 एक था, उसको भी अमेंड किया. ये समचुरी अलाउंस को 30% कट करेगा. अब समचुरी अलाउंस आप सोच रहे होगा, समचुरी अलाउंस मतलब क्या है दोस्तों? समचुरी अलाउंस मतलब आप देखो, अगर कोई टॉप ऑफिशियल जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई टॉप ऑफिशियल है, उनके ऑफिस में बहुत सारे गेस्ट आते हैं. ठीक है, ये एक तरह का एंटरटेनमेंट अलाउंस भी बोल सकते हैं. उनको ट्रीट करने के लिए, एक गेस्चर दिखाने के लिए, चाय पानी पिलाने के लिए बेसिकली, तो कुछ खर्चा होता नहीं है. तो ये सब मिला के गवर्नमेंट एक अलाउंस देते हैं समचुरी अलाउंस करके. ठीक है, तो ये भी 30% कम हो गया. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 106 एम्पावर्स द एमपीज टू डिटरमाइन सैलरीज एंड अलाउंसेस बाय एनैक्टिंग लॉज. देखो, एमपीज अपना सैलरीज खुद डिसाइड करते हैं. ठीक है, ये आर्टिकल 106 में है, वो लोकसभा में एक वोटिंग होता है. इन 2018 पार्लियामेंट रिवेज द सैलरी, पेंशन, डेली अलाउंसेस ऑफ ऑल एमपीज. ठीक है, 2018 में रिवेज हुआ था. Amendment said that the salaries will be revised every 5 years based on cost inflation index that is provided under Income Tax Act 1961. Important point है सर, नोट कीजिए. Amendment said that सैलरी हर 5 साल में रिवाइज होगा बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को देखते हुए हर 5 साल में रिवाइज करेगा. और ये कौन से एक्ट में है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. राइट. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following agreements are not part of India-US Defense Technology and Trade Initiative (DTTA)? Answer is option B, reciprocal exchange of logistics agreement. बाकी A, C and D दोस्तों इंडिया यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव से ही
ये तीनों एग्रीमेंट साइन हुआ था। देखते हैं, न्यूज़ ये आया था दोस्तों, सितंबर 16 2020 को 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव मीटिंग हेल्ड हुआ था। ये नॉर्मली साल में 2 बार होता है, एक बार इंडिया करवाता है, दूसरी बार यूएस। ठीक है, वर्चुअली हुआ था कोविड-19 की वजह से। वैसे इंडिया यूएस डीटीटीए फॉर्म हुआ था 2012। अब दिस इनिशिएटिव पेव्ड वे फॉर द कंट्रीज टू साइन एग्रीमेंट सच एज बेक्का, लेमोआ, कोमकासा एंड जिसोमिया। ये चारों एग्रीमेंट यूएस के साथ इंडिया ऑलरेडी साइन कर चुका है। ठीक है, अब एक एक करके मैं ब्रीफली समझाता हूं दोस्तों। जिसोमिया एग्रीमेंट विल हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ इंडिया टू ST1 स्टेटस। ST1 स्टेटस क्या है? स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। ये यूएस का एक स्टेटस है। इससे क्या होगा? इट विल ईज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेल्स टू द कंट्री। जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, अगर इंडिया को कोई डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया, ठीक है, अगर हमें कोई खरीदना है उनसे, तो जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा के रखते हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्ट रेगुलेशन से, रूल से, ये सबको ईज करेगा। मतलब आराम से हम ले सकते हैं, ज़्यादा कोई रुकावट नहीं होगा। तो ये STA1 स्टेटस में आने से ये ईजी ट्रेड हो सकता है, राइट। और इट विल हेल्पिंग एक्सचेंजिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस मिलिट्री। अगर एक दूसरे के काम आने के लिए कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर एक दूसरे का काम आ रहा है तो ये शेयर कर सकता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। अब आ रहा है बेक्का। बेक्का मतलब फुल फॉर्म क्या है, इधर लिखा हूं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन। देखो दोस्तों, विच विल एनेबल द यूएस टू शेयर एडवांस सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिकल डाटा फॉर लॉन्ग रेंज नेविगेशन एंड मिसाइल टारगेटिंग विद इंडिया। ये ध्यान रखना, जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। अगर हमें कोई सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे यूएस का बहुत मिलिट्री सैटेलाइट्स है, अगर हमें चाहिए, अगर कोई टोपोग्राफिकल डाटा चाहिए लॉन्ग रेंज नेविगेशन के लिए, मिसाइल टारगेटिंग के लिए, तो ये सब डाटा सैटेलाइट के थ्रू शेयर होगा बेका एग्रीमेंट से। और है लेमोआ। लेमोआ का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इससे टू गिव एक्सेस टू बोथ कंट्रीज टू डेसिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज ऑन ईदर साइड ऑफ द पर्पस फॉर रीफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। ये दोस्तों बहुत सिंपल है। अगर कोई इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स का फाइटर या कोई शिप बाहर जाता है, यूएस ओन्ड पोर्ट में है, तो उधर से रीफ्यूलिंग, रिप्लेनिशमेंट, कुछ लॉजिस्टिक्स चाहिए, कुछ खाना चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, वो सब भर सकता है। ठीक है, और वाइस वर्सा, जब यूएस का कोई शिप या फाइटर इंडिया में आता तो हम भी प्रोवाइड करेंगे, उनको रिफ्यूलिंग करके देंगे, रिप्लेनिशमेंट करके देंगे। ठीक है, फूड सोर्सेस का या कुछ भी उनको चाहिए, तो ये इस एग्रीमेंट से पॉसिबल हुआ। अब आता है कोमकासा। कोमकासा का फुल फॉर्म कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कोमकासा। ठीक है, अब देखो, इट अलाउज इंडिया टू प्रोक्योर ट्रांसफर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस फॉर यूएस ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स लाइक C-17, C-130 एंड P-8As। दोस्तों C-17, C-130 क्या है? एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरफोर्स यूज करते हैं। P-8As क्या है? इंडियन नेवी यूज करता है। आप देखो, ये जो कोमकासा एग्रीमेंट के थ्रू क्या है, इंडिया टू प्रोक्योर ट्रांसफर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। ये सब एयरक्राफ्ट में यूज करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट चाहिए फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट होगा, मतलब एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मतलब बहुत हाईली एडवांस्ड, हाईली एनक्रिप्टेड मतलब हाईली सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस करने के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स हैं, वो हम खरीद सकता है। किसके लिए? C-17 के लिए, C-130 के लिए, P-8As के लिए। तो करंटली दिस प्लेटफॉर्म्स यूज कॉमर्शियली अवेलेबल कम्युनिकेशन सिस्टम। हम अभी कॉमर्शियली अवेलेबल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यूज करते हैं। तो ये कोमकासा एग्रीमेंट के थ्रू हम उनसे स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन B, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोलैबोरेटेड विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गलत है दोस्तों। देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कोविड-19 पेशेंट्स को डायरेक्टली जो ट्रीट करते हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स है उनके लिए 50 लाख का एक इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। मार्च 2020 को ये लॉन्च हुआ था 90 दिन के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको और 180 डेज के लिए एक्सटेंड किया, इसलिए न्यूज में आया था। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोलैबोरेटेड विद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है। हमारा स्टेटमेंट LIC लिखा हुआ था, LIC गलत है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ ही उनका लिंक। ठीक है, अब इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, स्कीम प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 lakhs। ठीक है, बेनिफिशियरीज मेनली इंक्लूड हेल्थ वर्कर्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पेशेंट्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए,
इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सीडेंट लॉस ऑफ लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, अगर किसी की डेथ हो गया उसमें भी एप्लीकेबल है. द इंश्योरेंस अमाउंट प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स इज बोर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोर्न करेगा ये जितने भी इंश्योरेंस अमाउंट है. राइट. क्वेश्चन नंबर 10. Jatayu Nature Park holds the distinction of having the world's largest bird sculpture. Is situated in which Indian state? Answer is option A, Kerala. दोस्तों, Jatayu Earth Center, also known as Jatayu Nature Park or Jatayu Rock, is a park and tourism center at Chademangalam in Kollam district of Kerala. केरला के कोल्लन डिस्ट्रिक्ट एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, उधर पड़ता है जटायु नेचर पार्क और जटायु रॉक. जटायु अर्थ सेंटर भी बोलते हैं इसको. जटायु नेचर पार्क होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर. तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर कोल्लम में है, केरला में. विच इज ऑफ द मिथोलॉजिकल बर्ड जटायु. अब जटायु एक मिथोलॉजिकल बर्ड है, आप सबको मालूम होगा, रामायण में कैरेक्टर है ये. इनका देखो एक विंग नहीं है. इसकी जो कहानी है मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा. दोस्तों, रामायण में जब सीता का अपहरण हुआ था, रावण अपना पुष्पक विमान में उनको लेके जा रहे थे, तब जटायु ने उनको रोका. पर रावण ने क्या किया, अपनी तलवार से इनका एक विंग को काट दिया. ठीक है, तो ये फिर फ्लाई नहीं कर पाया, नीचे गिर गया. इसके बाद जब राम ने सीता को ढूंढ निकालने के लिए निकले थे, तब इन्होंने ही बताया था रावण ने इनका अपहरण किया है और लंका लेके चले गया. ठीक है, तो यह है मेरे हिसाब से कहानी. अगर और कोई वर्जन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. इट वॉज स्कल्प्टेड बाय राजीव अंचल. राजीव अंचल नाम का एक स्कल्पचर है, उन्होंने डिजाइन किया था. एक फिल्म डायरेक्टर भी है केरला का. दिस रॉक थीम नेचर पार्क वॉज द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टूरिज्म इनिशिएटिव इन स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है टूरिज्म में केरला में. पार्क इज अबाउट 38 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ कोल्लम एंड 46 किलोमीटर फ्रॉम त्रिवांड्रम, द कैपिटल ऑफ केरला. राइट दोस्तों. तो दोस्तों, हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहे हैं. आई होप कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड किए. आप लोगों के मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में एज यूजुअल. एंड एज यूजुअल इस पीपीटी की पीडीएफ आपको शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड टेलीग्राम चैनल में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. हैव ए नाइस डे. बाय बाय.